हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, सबसे पहले हम देख लें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 2, किसका, चैप्टर 9 का पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि आपको वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लगे हैं, उनकी एक दो बार प्रैक्टिस की है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हो, यदि नहीं किए हैं ना वो क्वेश्चन, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी इसमें। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अब मैं बता देता हूँ हल्का सा। सबसे पहले तो मैंने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। अब एक बार मैं बता देता हूँ, यदि नए भी होगे, पहली बार वीडियो देख रहे होगे, तो फिर भी देख लो कि यदि हम बात करें किसी भी क्वेश्चन में, चैप्टर नंबर 9 में जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है। लैंग्वेज में दिया रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देखते हो आप ये वाला, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार पढ़ो, ठीक है, तीन बार पढ़ो। फिर जैसे ही समझ में आ जाता है तो जो जो बोला गया है हम उसे ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन मैंने पहले ही ड्रॉ करके बता दिया था आपको, फिर से देख लेते हैं। इफ अ टॉवर 30 मीटर हाई, एक टॉवर है, ये टॉवर हो गया ये। ठीक है, जो कि कितना है, 30 मीटर हाई है, 30 मीटर हाई लिख दिया हमने। अब हमें एक और चीज गिवन है, क्या, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जो 10√3 है ना, वो कहाँ पे बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बना किसके साथ, सन के साथ। तो यदि ये क्या है, टावर है, ठीक है, यदि सन यहाँ कहीं होगा तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, यदि सन यहाँ कहीं है तो इसकी शैडो इस तरीके से बनेगी, नीचे बनेगी, ये शैडो बन रही होगी इसकी। तो इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन हमें सन का बताना है। ठीक है, तो देखो, यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सन से मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो एक जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए ना, तो आपको ऐसा नहीं कि सन से मिलाना है, आपको बस इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मिला देना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें सन का बोला है ना, तो हम कितनी इसको आगे बढ़ाते चले, वो सन को टच करेगा। और क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप यहाँ एंगल मेजर करो तो भी उतना ही होना है, यहाँ मेजर करो तो भी उतना ही, यहाँ करोगे तो भी उतना ही होगा, तो ये एंगल चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का कितना होगा। तो ये कितना है, शैडो कितनी बन रही है, 10√3 बन रही है। जैसे आप यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यदि सन यहाँ होगा तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यदि सन डायरेक्ट ऊपर रहा तो आपकी शैडो यहाँ बन रही होगी। ठीक है, यहाँ रहोगे तो थोड़ी और आगे बन जाएगी। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व, और लिख देंगे लेट AB is a tower, let AB is a tower of 30 मीटर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो लेट AB is a tower H, ठीक है, इक्वल टू 30 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो टॉवर 30 मीटर हाई, जैसे क्वेश्चन में लिखा वो भी लिख सकते हो, पर लेट करके लिखना पड़ेगा कि ए बी माना है और आपने एच मान लिया है। तो एच नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ए बी मान लिया आपने, तो ए बी इज अ टॉवर 30 मीटर हाई, तो इसको क्या लिख दिया आपने, 30 मीटर, तो ये गिवन ही है हमें, तो ये ए बी हो जाएगा और ये इसे सी दे दो ना। अब हमें क्या दिया है, जो शैडो है, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, तो ये 10√3 मीटर आपकी शैडो बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 10√3 को क्या लिख सकते हो, ये शैडो होगी तो इसे भी दे दो, एंड सी बी शैडो इक्वल टू 10√3 मीटर, ये बता दिया। अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो हमें पता है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर की बात कर रहे होते हैं और बेस की बात कर रहे होते हैं। देखो, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही हमें पता है, तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो हम कौन सा एंगल लगा रहे होते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, टेन थीटा की। तो ये टेन थीटा हो गया। अब पी की वैल्यू बताओ कितनी है, पी की वैल्यू है 30 अपॉन ये 10√3 है। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 3 है तो एक काम करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड कर दिया, मतलब √3 का रैशनलाइज कर दिया। तो अब देखो, ये 3√3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब √3 आ गया। और टेन थीटा, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बताना है। कब टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो टेन थीटा इक्वल टू √3 होता है।
तो हम सीधे बता देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस टाइप के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है तो कंफ्यूजन ही होना है, जो भी टॉवर दिया होगा वहां से बना लो आप एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, बस आंसर में लिख देना। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, find the height of the building. एक बार में समझ में नहीं आता है, सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आता दो बार पढ़ो, फिर भी नहीं समझ में आता तो जो जो बोला गया है हम क्या करें, ड्रॉ करते चलें। ठीक है, तो देखो क्या बोला है हमें। सबसे पहले हमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मिल जाएगा ये। तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। तो देखो ये कोई बिल्डिंग हो गई, हमें क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम, कहां से, द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोई ये क्या हो गया, कोई टॉवर हो गया है ना, और ये बिल्डिंग हो गई, ये कोई बिल्डिंग हो गई। अब टॉवर बड़ा हो सकता है, बिल्डिंग बड़ी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले तो रफ में बना के देखेंगे जो भी दिया है, और ग्राउंड लेवल से मिला दो इनको, ये तो ग्राउंड में रहेंगे ना दोनों। अब हमें क्या बोला है, अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगी, इसको डायरेक्ट मिला देंगे। अब हमें क्या बोला है, तो ये हम ऐसा बोल देते कि ये जो है ना वो टॉवर हो गया। ठीक है, ये टॉवर है। अब यदि ये टॉवर है और हमें क्या बोला है, टॉवर के द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो टॉवर के फुट से हमने किसे मिला दिया, बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, एलिवेशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जब भी एलिवेशन की बात होती है इसका मतलब हम ऊपर देख रहे होंगे। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना बन रहा है, हमें बोला गया 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री बना दिया। फुट किसका है, फुट ऑफ अ टॉवर, टॉवर का फुट है, मतलब फुट किसका लेना है, टॉवर का लेना है। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई। अब हमें क्या बोला है, the top 30 degree, the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। ठीक है, तो जब हम अब बिल्डिंग के फुट से जब हम टॉवर के कैसे मिलाते हैं इसे, तो ये कितना बनता है, 1 सेकेंड, जब हम इससे मिला देते हैं, लाइन से ड्रॉ कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो अब जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए, क्या बोला है हमें, द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब किसके फुट की बात हो रही है, बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये वाला होगा। ठीक है, अब यहां से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, कहां पे, इसके फुट किसके, टावर के टॉप पे। ठीक है, तो ये टावर थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है, जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि हमें हाइट प्रॉपर दी नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसे बना दिया। अब देखो लेकिन बेस सेम है और ये एंगल बड़ा बन रहा है। ठीक है, बेस सेम है, ये एंगल बड़ा बन रहा है, तो हो सकता है ये टावर इस बिल्डिंग से भी बड़ा हो। ठीक है, तो बना सकते हैं बिल्कुल, यदि तो ऐसा सोचना है पहले से ही हमें। ठीक है, तो टावर को बड़ा बना लेते हैं, तो इसकी हाइट थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी हमने, ये। अब बना दो एंगल ऑफ एलिवेशन, उतनी भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का। ठीक है, अब हमने फिगर बना लिया, बस इसके आगे बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बस इस क्वेश्चन में यदि आपने फिगर बना लिया, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखो अब हम नाम मान लेते हैं इसके, लेट जो बिल्डिंग है उसको ए बी मान लो। ठीक है, तो बिल्डिंग ए बी मान लिया, मतलब ये ए बी हो गया, और इसे सी डी मान लो टावर को। ठीक है, और ये डी बी क्या हो गया, और इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो, ज़्यादा है। अब ये इसकी तो नीड भी नहीं थी हमें, इस वाले की नीड नहीं थी कुछ भी, हमें तो सिर्फ इनसे कहा है ना, तो ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड,
अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो हमें क्या बोला है, हमें निकालना क्या है, इफ द टॉवर इज 60 मीटर हाई। टॉवर कौन सा था, ये था। ये यदि 60 मीटर हाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें किसकी हाइट बतानी है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो ये किसकी हाइट है, ये टॉवर की हाइट है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है, मतलब ए बी बताना है हमें। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए बी, तो ए बी को एच मान लो। अब हमें क्या क्या पता है, देखो हमें इफ द टॉवर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बिल्डिंग की हाइट कब बता सकते हैं, जब हम इस वाले ट्रायंगल को लें, ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को लें तो हाइट इजीली बता सकते हैं। यदि हमें ये पता है, बेस पता है, यदि हमें बेस पता चल रहा है और हमें एंगल दिया हो, तो हम tan थीटा लगा के सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं एच की। तो सबसे पहले तो हमें बेस पता होना चाहिए। तो ऐसे सोचना है आपको, बेस कैसे निकलेगा। हमें एक और चीज पता है कि ये जो एंगल है ना, वो 60 डिग्री बना रहा है बिल्डिंग के फुट से। जो टॉप है, टावर का टॉप है, उसको यदि हम मिलाते हैं तो वो कितना बना रहा है, एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम ये एंगल ले लेते हैं, इससे हम बेस निकाल लेंगे और बेस यहाँ वैल्यू रख के एच निकाल लेंगे। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले जो भी सॉल्व करना मैंने बताया है कैसे लिखना है, आप लिख सकते हो। उसके बाद हम सीधे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सी डी बी में। ठीक है, सी डी बी में क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी बी। ठीक है, अब टेन थीटा कितना है, टेन जो है एंगल कौन सा लेंगे, ये 30 नहीं, ये वाला लेंगे 60। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी है, सी डी, टेन 60 आ गया। अब सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की 60 मीटर है, अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है, डी बी की हम ओ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो मानना चाहो एक्स मान लो, तो ये एक्स हो गई। ठीक है, या डी बी अकेला भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, 60 अपॉन में एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को इस तरफ पहुंचा दो और √3 को यहाँ ले आओ। जब भी √3 नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, उसे रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज कर लिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ किया हमने, हम सीधे यहीं आ गए। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 60 √3 आ जाएगा और √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 20 √3। तो ये x की वैल्यू आ गई। और हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो किस में निकलती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी दिया, सारी वैल्यू मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। मतलब ये कितना निकल गया, 20 √3 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, मतलब ए बी निकालना है हमें। तो ए बी कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी ले लो। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात होती है जब भी 10 की बात करते हैं हम, तो h अपॉन 20 √3 आ जाएगा। अब 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h बाय 20 √3। आपको पता है ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आता तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब √3 से √3 कैंसिल कर सकते हो, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और h1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमें हाइट बतानी थी, तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो द रॉड AC ऑफ अ टीवी। अब हमें रॉड दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो खुद पढ़ो क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, और जैसे जैसे बोला गया है हम सॉल्व करते चलेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या दिया है। द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB। ठीक है, हमें क्या बोला है कि एक रॉड है, द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना। ठीक है, टीवी का जो एंटीना होता है ना, डिस्क एंटीना, वो AC है। ठीक है, इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल AB। जो AB एक वॉल है, इससे फिक्स्ड है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो ऐसे फिक्स है, जो कि क्या है, AC है। ये AC रॉड हो गई, ये रॉड हो गई और ये वॉल हो गई। तो वॉल इस टाइप से परपेंडिकुलर लगाए हैं हमने। ठीक है, तो ये राइट एंगल में है। अब हम क्या बोले, CD इज सपोर्टिंग द डिस्क। CD जो है डिस्क को सपोर्ट कर रही है, तो ये CD जो रॉड हो गई वो डिस्क को सपोर्ट कर रही है। द डिस्क एज सून इन द फिगर। हमें फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था 99% कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पे आपको फिगर नहीं दिया होगा। ठीक है, 1% चांस है कि आपको फिगर दिया होगा। तो फिगर दिया है तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिगर नहीं दिया तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिगर बनाने की। यदि फिगर बन गया तो सारा क्वेश्चन
आप कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाए आप कर सकते हो सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन में दिया है हमें AC इक्वल टू कितना 1.5, AC कितना है ये 1.5 मीटर हो गया, एंड CD, C से D तक कितना दिया है ये 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें tan थीटा फाइंड करना है और हमें sec थीटा प्लस cosec थीटा ये फाइंड करना है। अब देखो तो हमें इतना बताओ, जब भी 90 डिग्री के सामने वाले साइड की बात होती है तो वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये नीचे बेस हो जाएगा। तो ऐसे समझ जाओ इसे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, हमें tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल किस में ले लेते हैं, CAD में, राइट एंगल CAD। अब tan थीटा की बात हो रही है तो tan ही निकाल लो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर हमेशा CD होगा, ठीक है। इसके सामने वाली साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, याद रखना, ठीक है। यदि ऐसे में कंफ्यूज होते हो तो ऐसे भी बना सकते हो इसको। तो ये जो है C हो गया, ये परपेंडिकुलर जो राइट एंगल है A पे है और ये D हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ जाओ। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, CA अपॉन में क्या होता है AD, परपेंडिकुलर अपॉन ये P नहीं है, ठीक है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो CA अपॉन कितना, CA अपॉन AD, CA अपॉन AD, ठीक है। तो एंगल, इस वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखो इस थीटा के सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो AC बोलो CA बोलो ये परपेंडिकुलर होगा, तो P अपॉन B लिखेंगे, तो AD। अब देखो tan थीटा इतना है। अब हमें tan कितना दिया है, tan थीटा, थीटा की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जो पता है हम वो लेके चलते। हमें क्या क्या पता है, देखो हमें CD पता है 3, और जब भी हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात करते हैं साइन थीटा की बात कर रहे होते हैं, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो देखो साइन थीटा निकालेंगे कितना आ जाएगा, या आप एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, आप बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी आपका आंसर आ रहा होगा। तो देखो CA अपॉन AD, CA अपॉन AD की बात हो रही है यहाँ पे। तो CA कितना है, CA है 1.5, ये 1.5 है, और AD कितना है, AD हमें दिया नहीं है, AD को AD ही लिख दो, और ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। tan थीटा की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमें किसके टर्म में लाना है, या तो कांस्टेंट ले आओ या फिर कांस्टेंट के टर्म में लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा से हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा में देखो क्या थीटा निकल जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब CA अपॉन H होगा, CA अपॉन CD, CA अपॉन CD हो जाएगा। CA कितना है 1.5 है, CD कितना है 3 है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो साइन थीटा कितना आ गया, इसको आप ये पॉइंट हटा दो और 0 लगा दो, तो 15 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब साइन थीटा कब 1/2 होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री हो। तो थीटा 30 निकल गया, इसका मतलब ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मतलब 1/√3। तो 1.5 अपॉन AD, हमें क्या चाहिए AD, तो AD इस तरफ निकाल दो, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा तो पता चल ही गया हमें कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख देंगे, मतलब ये वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। हमें ये पूछा नहीं है, AD पूछेगा तभी हम बताएंगे, यदि पूछ लिया AD तो वो भी निकाल लो। तो AD कितना हो जाएगा, √3 को इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5, और ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आंसर होगा। इसे आगे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो हमने थीटा निकाल लिया ना, थीटा 30 डिग्री है, तो सेक थीटा, सेक 30 कितना होता है, ये कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, मतलब ये होगा 2√3, प्लस कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा, मतलब 2/1 हो जाएगा, तो 2 लिख दो। ये आपका राइट आंसर होगा, या 2 और कॉमन निकाल सकते हो, 1/√3 प्लस 1, या इसे और सॉल्व कर सकते हो तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3, ठीक है। या इसे और सॉल्व कर सकते हो, √3 को रेशनलाइज कर दिया तो 2, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 3, ठीक है। तो जैसे करना चाहो, फिर 2/3 यहाँ जाएगा और √3 आ जाएगा कॉमन में, और ये बचेगा 1 प्लस √3। तो इतना भी लिखोगे तो भी सही होगा, इतना भी लिखोगे तो भी सही है, बस आपको आंसर इतना लेके आ जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इतना भी लिखोगे तो भी राइट होगा। अब ये क्वेश्चन क्या करना है, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से देखना है और खुद से करने की कोशिश करनी है। जब तक खुद से नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देख लोगे, तो आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो खुद से करने की कोशिश करो।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A vertical tower of height 20 meters stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the value of h. आपको जो है h की वैल्यू बतानी है, तो h की वैल्यू बतानी है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हमने पढ़ा उसको हम फिगर आउट कर देते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है कि अ वर्टिकल टॉवर ऑफ हाइट 20 मीटर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया हमने, ये प्लेन हो गया। अब हम इसको अलग कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या बोला है, अ वर्टिकल टॉवर ऑफ हाइट 20 मीटर, एक वर्टिकल टॉवर है जो कि 20 मीटर हाई है, ये बना दिया हमने 20 मीटर हाई। ठीक है, अब ये 20 मीटर हाई बन गया। अब हमें क्या बोला है, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। इसके ऊपर जो है एक हमने ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। इसके वर्टिकली एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, तो फ्लैग स्टाफ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या काम करते हैं, ये फ्लैग लगा दिया तो फ्लैग को डिनोट भी कर देते हैं, ये फ्लैग बन गया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h। इसकी हाइट कितनी है, h है। एट अ पॉइंट अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट h, जो फ्लैग स्टाफ है ना उसकी हाइट कितनी है, h है। मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h है। अब हमें आगे क्या बोला है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे कोई एक पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ना इस पे कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 एंड 60 डिग्री। क्या बोला, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एक पॉइंट है प्लेन पे, तो हम कोई भी मान सकते हैं, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, जहां मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, यदि यहाँ मान रहे हो तो फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। 1 सेकेंड। तो एक काम करते हैं, लास्ट पॉइंट को ही मान लेते हैं, है ना, लास्ट पॉइंट मान लिया हमने। तो अब ये लास्ट पॉइंट है, तो हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो इसका बॉटम तो ये है, ये बॉटम हुआ, और इसका टॉप ये है, फ्लैग स्टाफ का टॉप ये है, तो ये टॉप से बना दिया हमने। और एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएंगे। ये इस तरफ कर देना, ठीक है, ये इस तरफ बना सकते हो आप, जो मैंने बनाया था फ्लैग का साइन वो इस तरफ बना दोगे तो बेटर रहेगा, फिर आप क्लियरली देख सकते हो। अब देखो हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 एंड 60 डिग्री। हमें क्या दिया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना वो 45 और 60 के बन रहा है। अब मुझे बताओ, तो ये एंगल कितने का होगा, सीधी सी बात है, यदि ये एंगल छोटा है, ये पूरा एंगल बड़ा होगा, तो ये एंगल 45 का होगा, 45 डिग्री, और ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यहां से यहां तक रिस्पेक्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू बतानी है हमें। और क्या पता है, ये 20 मीटर हाई है, जो टॉवर है ना 20 मीटर का है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है। अब आसानी से निकाल सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, हमें निकालना है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तभी, क्योंकि देखो छोटा ट्रायंगल लेने से भी क्या होगा, ये वाला तो राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो हम तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो कि h+20 होगा। ठीक है, ये h+20 हो गया। अब हमें ये निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले दो वेरिएबल हो जाएगी, एक ये भी पता होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसे ए बी नाम दे देना। ये ए बी एक टॉवर हो गया, ये सी बी सी एक फ्लैग स्टाफ हो गया, और ये डी कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल, आपको जो जो लिखा है आपने माना है वो सारी चीजें आप लिख दोगे। ठीक है, और इसके बाद सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो फ्लैग स्टाफ आर 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री हो गया, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बी ए डी ले लेते हैं, बी ए डी, जिससे हमें बेस मिल जाएगा। बेस मिल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं
एच की वैल्यू, ठीक है। तो बी ए डी पे टेन थीटा ही लगाएंगे क्योंकि हमें हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम क्या लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए अपॉन में ए डी, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू कितनी है 20 है, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स मान लो, तो इसको एक्स मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हो गया, ठीक है। अब टेन 45 छोटा छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो ये कितना था 45 था, ये 45 था यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा कितना है 60 है, ये 60 है। तो देखो ये 1045 हो गया। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू 20 बाई एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो एक्स की वैल्यू यहाँ जाएगी, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, और ये 20, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब ये 20 है। तो अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लिया, सी ए डी ले लिया। तो इसमें 1060 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आप पूरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो ये बड़ा वाला एंगल ले रहे होंगे, तो 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1060 इक्वल टू हो जाएगा सी ए कितना है एच प्लस 20 है पूरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 था और यहाँ से यहाँ तक एच है, तो टोटल कितना हो जाएगा एच प्लस 20। अब अपॉन में 20, ये पूरा बेस है ना इतना। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, इक्वल टू एच प्लस 20। तो यहाँ से एच की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 √3 इक्वल टू एच प्लस 20 आ गया। एच की वैल्यू निकालनी है तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एच, इसको इस तरह पहुंचा दिया, माइनस में आ जाएगा 20 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ ना देखिए √3 की वैल्यू 1.73 या 732 है, जब तक ना बोले तब तक नहीं रखना है, आंसर आपका यही हो जाएगा। हमेशा याद रखना, आप हाइट निकाल रहे हो, आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो वो हमेशा मीटर में आएगी, या जिसमें दिया होगा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आएगी, ओके। तो ये चीज़ याद रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60. Find the lake is 60. Find the height of the cloud from the surface of lake. तो देखो क्वेश्चन पढ़ना एक बार नहीं समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ो, और फिर हल्का फुल्का समझ में आ जाएगा तो एक एक लाइन पढ़ते जाओ, ड्रॉ करते चलो। ऐसे ही बताता हूँ मैं, तो ड्रॉ करते हैं। क्या दिया हमें, सबसे पहले हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक इज 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of lake. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पढ़ के, यदि नहीं हुआ है थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो बेसिक में हो सकता है ना है, लेकिन स्टैंडर्ड में आ सकता है, और हो सकता है ये CBSE 2020 में आया तो सब में दोनों एग्जाम में से किसी में आया हो, कुछ भी नहीं बोला जा सकता, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, यदि समझ में आ जाता है ठीक है एक बार पढ़ के, नहीं तो दूसरे बार पढ़ना है, और जो भी हमने दूसरे बार पढ़ने के बाद समझ में आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो जो बोला गया है हम ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, यदि नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। यदि आपने फिगर बना लिया, इसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे tan थीटा लग रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा बस, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो देखो हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लाउड बना लेते हैं, है ना। तो क्लाउड बना लेते हैं, 1 सेकेंड, ये क्लाउड हो गया, ये एक क्लाउड हो गया, ठीक है। डार्क बना दें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा आपको अच्छे से। ये क्लाउड हो गया एक, और ये लेक हो गया, ठीक है। लेक को ब्लू बना देते हैं। देखो ये जो लेक है ये लेक हो गई। अब हमें क्या बोला आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव अ लेक। लेक से 10 मीटर अबव एक पॉइंट है, ठीक है। यहां कहीं एक 10 मीटर अबव एक पॉइंट हो गया, ओके। तो अब उसका हमें क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां पे हमें क्या बोला है,
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो यहीं से तो डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा ना, ऐसा सोचना है आपको। वहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन तो डायरेक्ट बन नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से 10 मीटर अबव कोई पॉइंट होगा, ये 10 मीटर अबव कोई पॉइंट होगा, ये 10 मीटर अबव कोई पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस क्लाउड पे, तो ये क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं एलिवेशन बनाने के लिए हम, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो एक, तो ये हो जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज इन द लेक इज 60 डिग्री। तो कहां से बन रहा है, यहीं से बन रहा है, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है, डिप्रेशन भी बन रहा है। तो लेक पे अब आप यहां बनाने की कोशिश मत कर लेना कि लेक का जो रिफ्लेक्शन है वो इतना हो जाएगा, नहीं। जितना आप देखे होगे, यदि मिरर के सामने यदि आप खड़े होते, पास खड़े होते तो पास में बनता है, यदि दूर खड़े रहोगे तो उतना ही दूर आपको मिरर पे भी बन रहा होगा। ठीक है, आपकी इमेज, तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। यदि यहाँ पे है तो जस्ट इतनी डिस्टेंस इतनी होगी ना, यहाँ से लेक की डिस्टेंस यदि h है, ठीक है, यदि ये h है तो h डिस्टेंस पे ही हमें क्या मिल रहा होगा, क्लाउड मिलेगा। मतलब यहाँ कहीं मिलेगा क्लाउड, तो यही वाला क्लाउड होगा, ये क्लाउड मिल रहा होगा हमें। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब जो एंगल ये वाला बनता है ना, जो ये एंगल बना रहा होता है, देखो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, है ना। कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब जो लाइन आप सीधी नजरों से कहां देखोगे, इस पे देखोगे, ये वाला और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है इसका एंगल, वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे मिलाएंगे और फिर इनको मिला रहे होंगे, फिर ये अल्टरनेटिव एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 60 डिग्री। तो देखेंगे हम कि इसकी नीड पड़ रही है या नहीं, तो ऐसे ही रहने देंगे इसे। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या दिया, 10 मीटर हाई एक पॉइंट है, तो यहां से यहां तक 10 मीटर हाई है, तो यहां से भी यहां तक कितना होगा, 10 मीटर हाई ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या बोला है आगे, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। लेक के सरफेस से यहां से बताना है यहां की हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट, मतलब टोटल हमें h बताना है। ठीक है, टोटल क्या बताना है, h बताना है। तो बताते हैं, सबसे पहले हमें देखो यहां से ये दिया है हमें कि ये जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ये वाला। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना लो। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अब नाम दे सकते हैं हम इसे, नाम दे दो, ये ABCD दे सकते हो। ठीक है, आप जो भी देना चाहो। अब देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, जब तक आपको ये 10 मीटर पता है, यदि आपको ये वाली डिस्टेंस और पता होगी नहीं तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, इसे पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें देखो, हमें पता है यहां से लेके यहां तक तो 10 है, और ये कितना होगा, h होगा, यानी ये वाला। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, यानी यहां से यहां तक h होगा, यानी देखो यहां से यहां तक लेग से जितने ऊपर ये क्लाउड है उतने ही नीचे ये उसका मिरर बन रहा होगा, उसकी इमेज बन रही होगी। तो यदि ये h है तो ये भी टोटल h होगा। ठीक है, अब इसको भी मिला देते हैं, यहां से लेके यहां तक, ऐसे ही तो करते हैं, इसको मिला दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, इसको मिला दिया। अब ये जितना होगा यहां से यहां तक जितना होगा उतना ही यहां से यहां तक होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम इसकी वैल्यू। यदि हम इसको 10 दे रहे हैं ना, तो इसको एक काम करो, h - 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, h - 10 हो जाएगा यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस से लेके यहां तक, ये कितना हो गया, h - 10 हो गया। अब सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ये a नाम दे दो, इसे b नाम दे दो, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये e, ये f और ये g। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें, ABG। ABG पे क्या होगा, 10, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर h - 10 अपॉन में बेस कितना है, B से G तक, B से G तक कुछ हमें पता नहीं है तो BG ही लिख देते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या सॉल्व किया जा सकता है इसे, नहीं, इतना लिख देते हैं, h - 10 अपॉन में BG। एक काम करते हैं, हमें यहां से बेस इसका मिल सकता है, हमें पता है यहां से यहां तक कितना है, h है, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो h हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं BG की टर्म में। ठीक है, क्योंकि DC और BG तो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब यदि आपको पता है
कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, पूरा 10 + 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h + 10 हो जाएगा, सॉरी 10 + 6 बोल रहा था, h प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बच सके और हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है, इसलिए। अब देखो इतना, इसके आगे क्या सॉल्व किया जा सकता है, इसे कर सकते हैं, बीजी यहाँ ले आओ, फिर 10 को इस तरफ पहुंचा दो, कर सकते हैं, ठीक है, नीड होगी तो करेंगे। अब आगे देखते हैं ट्रायंगल। अब क्या निकालना है आपको, ट्रायंगल किसमें देखें हम, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं हम, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h + 10 है, तो हम क्या ले लें 10। देखो ये 60 बन रहा है तो अल्टरनेटिव एंगल ये भी है, ये भी 60 बन रहा होगा, ये भी 60 बनेगा ये एंगल। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, GE। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल GED में, ठीक है। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि यदि हमें ये पता चल गया तो हम इससे कंपैरिजन करके आंसर ला सकते हैं, h की टर्म में आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो G उतना ही BG होगा तो BG पे वैल्यू रख देंगे हम। अब देखो 10 60, ताकि एक ही वेरिएबल रहे, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो 10 60 है, 10 60 मतलब कितना होता है, √3। GE अपॉन में क्या होगा, GE अपॉन में होगा ED, G अपॉन ED हो जाएगा 10 √3, यहां लिख देते हैं √3 इक्वल टू क्या होगा, √3 इक्वल टू हो जाएगा, सीधे हम tan थीटा लगा दिया हमने, मतलब GE की वैल्यू कितनी है, h + 10 है तो h + 10 लिख दिया हमने। ED की वैल्यू कितनी है, E से D तक ये हमें पता नहीं है तो ED ही लिखे रहने दो। तो ED की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ED को यहाँ ले आओ, इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो ED की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ED को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया और √3 को नीचे ले आओ तो h + 10 अपॉन में √3, ये वैल्यू निकल गई ED की। तो ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, अब हमें पता है ED इक्वल टू कितना होगा, BG होगा, ठीक है, तो रख देते हैं। तो 1/√3 या BG को उस तरफ पहुंचा दो तो ये BG हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख रहा हूं मैं, BG इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 h - 10। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए BG का यहाँ, √3 का यहाँ, ठीक है। अब BG की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ED के, तो h + 10, ये h + 10 अपॉन में √3, तो ये √3 आ गया और ये है √3 h - 10। अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो h + 10 को यहीं रहने दो, √3 का मल्टीप्लाई किया तो 3h - 30 और 3 का अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3h को इस तरफ ले आओ तो 3h - h और 30 को इस तरफ ले जाएंगे तो 10 + 30 मतलब 40 हो गया ये, और 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा। अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, 20 इक्वल टू h। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे किया है, ठीक है। मीटर में ही था आंसर, बिल्कुल मीटर में ही आएगा। तो h क्या है, कहां से कहां तक, लेक से लेके कहां से कहां तक की डिस्टेंस थी, h था, देखो h था लेक से, ये वाली लेक से कहां तक, क्लाउड तक की डिस्टेंस, यही निकालनी थी हमें क्वेश्चन में, बिल्कुल। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक, तो हमने वो ही निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या एक बार फिर से देख सकते हो क्यों कर रहे हैं ऐसा, सारी चीजें हमने डिस्कस की है क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे 150 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pillars are 60 and 30 degree. Find the height of pillars and the position of the point. एक बार पढ़ा हमने क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और पढ़ो, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जो जो बोला है हम बनाते चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बोला है सबसे पहले तो कि जो हमारे पिलर्स हैं वो इक्वल हाइट के हैं, तो इक्वल हाइट के बना लो, ठीक है। इक्वल हाइट का बना लेते हैं हम, एक पिलर ये बना दिया हमने, ओके। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब हमें क्या बोले, इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड, ईदर साइड मतलब दोनों तरफ, ऑफ अ रोडवे 150 मीटर वाइड, जो कि 150 मीटर वाइड है, ये 150 मीटर वाइड हो गए, ओके। अब हमें क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, इन पिलर्स के बीच में एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, हम यहाँ मान लेते हैं। अब हमें क्या बोला है, हम इस पॉइंट को बताना है हमें कि वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस बतानी होगी।
तो अब इन दोनों को मिला देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं, एक पॉइंट यहाँ से और इस वाले पॉइंट से इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, 30 60 किसी को भी रख सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसे 30 रख लो, ठीक है, इसे 60 रख लो, ये पास में दिख रहा है क्योंकि, तो हमने पहले से बता रखा है ये, तो ये 60 होगा, क्यों होगा वो पता है आपको, ये 30 होगा, नहीं भी रखते हो यहाँ 30 60 कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पिलर्स एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन क्या होगी कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। तो दो पिलर हैं, ए और बी सेम हाइट के हैं, ये भी हम सी डी मान लेते हैं, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये कोई पॉइंट है ओ, इसे ओ मान लो। तो अब हमें पता है यहाँ से बी डी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 150 है, ठीक है। तो यदि ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं अब सीधे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में, ठीक है, क्या होगा, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है इस दोनों को एक सी हाइट है इन दोनों की, तो h मान लो, इसे भी h मान लो, तो ये भी h हो जाएगा। तो ए बी ओ में क्या होगा, tan थीटा लगा दो, tan 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन x, मतलब 60 कितनी होती है, 60 की वैल्यू √3, तो ये h अपॉन एक्स होगा, h अपॉन एक्स की वैल्यू √3 आ गई, या x √3 इक्वल टू h आ गया, तो h की वैल्यू हम इतनी रख सकते हैं। अब देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल किसमें ले लें, सी डी ओ में। अब हमें जो बताना है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, हमें इन दोनों की हाइट बतानी, मतलब h की वैल्यू बतानी है। h की वैल्यू कब बता सकते हैं, यदि हमें x पता चल गया तो हम h आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x √3 इक्वल टू h है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, सी डी ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, h अपॉन 150 माइनस एक्स, इतनी। अब √3 कितना होता है, 1/√3 हो जाता है tan 30, और ये h अपॉन 150 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो h की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से निकाला है x √3, तो x √3 वैल्यू रख दो, तो 150 माइनस एक्स इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, x √3 है, और ये √3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई और हो गया, √3 तो √3 कितना 3, तो ये 3x आ जाएगा, ये 150 माइनस एक्स है, x को उस तरफ ले डालो, तो 150 की वैल्यू कितनी आ गई, 4x आ गई, तो x से सीधे डिवाइड कर देते हैं, 4 से सीधे डिवाइड कर दो, तो 150/4 डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये 4 से कर दो, तो 4 × 12, 4 × 3 = 12, और कितना कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम 28 आ जाएगा, फिर बचा 2, तो पॉइंट लगा के 5 टाइम्स चल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर 37.5, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू मतलब ये b से इस वाले पिलर से कितने डिस्टेंस पे था, 37.5 डिस्टेंस से, तो यहाँ से कितना होगा, तो 150 माइनस एक्स कर देना, तो यहाँ से निकल जाएगी डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, हमें h भी तो बताना है, तो h बताने के लिए हम क्या करें, x की वैल्यू रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में तो रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी निकली है, 37.5 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू h, इतनी भी वैल्यू रखोगे आंसर ये भी हो सकता है आपका, ठीक है, मीटर में, और इतना लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी वैल्यू रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.732 रख के और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी लिखोगे आपका आंसर सही आएगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखोगे, आ गया है तो खुद से करने की कोशिश करोगे एक बार देखने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टॉवर इज 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी करा है, पिछला क्वेश्चन देखना आप, ये क्वेश्चन किया है हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया है, अब खुद करके देखोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है, खुद से करना क्योंकि समझ चुके ये क्वेश्चन आपने। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the plane is flying at a constant height of 3600 √3 meter. Find the speed in kilometer per hour of the plane. एक बार पढ़ा क्वेश्चन, अब ड्रॉ करते हैं सीधे। तो देखो हमें क्या बोला है, the angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree.
अब देखो ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है। हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड लेवल से हमें बोला है, तो सबसे पहले तो ग्राउंड बना लेते हैं। ये हमने एक ग्राउंड बना लिया। अब ग्राउंड के कोई पॉइंट से, कोई पॉइंट ए है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहां से एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ले लिया, यहां से कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बोला है आगे, हमें बोला है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो यहां पे इसकी हाइट होगी, यहां पे इसकी हाइट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमें दिया है, कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमें दी है, कितनी दी है, ये दिया है हमें, इज फ्लाइंग एट, हाइट कितनी दी है, ये कांस्टेंट हाइट से चल रहा है ना वो, 36 लिख देते हैं हम, 3600√3 मीटर, इतनी इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसको नाम भी दे देते हैं, ए भी नाम दे दिया कि बी से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 3600√3 है, जहां पे एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है। अब फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द प्लेन। अब हमें देखो प्लेन की स्पीड बतानी है। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड, ये 30 सेकेंड के बाद इज 60 डिग्री, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो जाता है, 30 डिग्री से चेंज हो जाता है। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 36√3 मीटर, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो यहां था प्लेन, तो इसका एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब हमें बोला है कि इसी से द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यदि ये प्लेन कहाँ जाता है, प्लेन यहाँ आ जाता है, हम मान के चलें, ठीक है, यहाँ आ गया, या फिर इसी पॉइंट से देख रहे हैं ना हम, एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ, हाइट तो सेम है उसकी, यदि ये चेंज करता है तो यहाँ आए, ये 30 डिग्री इस तरफ लो या इस तरफ लो, आप प्लेन तो कहीं भी जाएगा ना, 30 सेकंड में यहाँ चल रहा होगा या इस तरफ आ रहा होगा, तो हम यहाँ मान लें, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बनेगा, वो कम हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यदि हमने यहाँ प्लेन बना दिया, प्लेन कहाँ 30 सेकंड में यहाँ आ चुकी है, ठीक है, तो यहाँ आ गई है प्लेन, तो हाइट तो सेम है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, इस पॉइंट से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। देखो कम दिख भी रहा है हमें कि कम हो रहा है, तो बना देते हैं अभी जो एंगल है, अब वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी बढ़ गई, यदि डिस्टेंस भी रही हो, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 1 सेकेंड, यदि हम ऐसा देखें कि यहां से 1 सेकेंड, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस जो है पहले कितनी थी, कुछ दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कितने, कुछ स्पीड से भी चल रही, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द प्लेन इफ द प्लेन इज फ्लाइंग कांस्टेंट हाइट एंड 30 सेकंड के बाद, तो ये 30 सेकंड में यहाँ आ जा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड, 30 सेकंड में, ठीक है। तो देखो यदि हमें यहाँ से पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो हमें पता है ये 30 सेकंड में कितनी स्पीड से चल रही होगी, तो बताना है, ताकि ये कितनी डिस्टेंस कवर करे। यदि हमें डिस्टेंस पता चल रहा है तो हम बता सकते हैं ये कितनी स्पीड से चल रही होगी, तो डिस्टेंस बतानी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है आपको, तो ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y मान लो, तो आपको y बताना है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये a से लेके b तक है, a से b तक, a b, सबसे पहले क्या ले लें हम, a b और इसे नाम दे देते हैं c, कोई पॉइंट a है ना, तो a ही रहने दो, इस पॉइंट को a दे देते हैं, तो इसे कुछ और नाम दे दो, ये b और ये c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और ये d हो जाएगा, a b c d, अब और ये e पॉइंट ले लो। अब हमें क्या दिया है, हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें, a b b c a ले लेते हैं, b c a ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने, ठीक है। अब इसमें tan थीटा लगा देते हैं, तो tan, अब देखो ये बड़ा वाला एंगल था, इसमें ये बड़ा एंगल था, तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
हमें पता है इसकी हाइट कितनी है 3600√3 अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है x है, तो x लेकर रहने देते हैं, तो ये x हो गया। अब 1060 है ये, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये 3600√3 बाय x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो एक काम करते हैं, √3 को यहाँ ले आते हैं, √3 से √3 भी कैंसिल कर सकते हो आप, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3600। इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से जब पहली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी 3600 की डिस्टेंस पे थी एरोप्लेन। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ये बताना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आपको 3600 ये तो पता चल गई ना। यदि हम इसमें y जोड़ देते हैं तो y प्लस 3600 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी हमें। तो हम पूरा ट्रायंगल लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेना है हमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल EDA में, इन राइट एंगल ट्रायंगल EDA में क्या होगा, यहाँ से हम बता सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा ED अपॉन DA, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3600 निकल गई, तो y जोड़ देते हैं उसमें, तो हमें बेस पता मिल जाएगा। तो 3600 में हमने y जोड़ दिया और ऊपर हाइट तो सेम ही है 3600√3। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ देख लो कितनी होती है 1/√3 होती है, और 3600 है ये √3 बाय 3600 प्लस y। तो यदि हमें y पता चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाए, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। किस में निकालनी, किलोमीटर पर आवर में, इन किलोमीटर पर आवर। तो ये 30 सेकंड में दिया है, सेकंड को हमें किस में बदलना पड़ेगा किलोमीटर आवर में, ठीक है। तो देखो यदि 60 से डिवाइड किया तो किस में बदल गया ये मिनट में, यदि 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का यहाँ 3600 प्लस y इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, √3 3 हो जाता है। अब सॉल्व कर लो इसे, तो इनको एक तरफ ले आते हैं, y को यहीं रखो, इसको इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 मल्टीप्लाई कर लो, हाँ 108 आता है, और 00 और 00 माइनस 3600 इस तरफ आके माइनस कर देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस कर दो, तो 00 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, इतनी आ गई y की वैल्यू 7200। मतलब ये y की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो 30 सेकंड में वो इतना चल जाती है, इससे भी 3 गुना चल जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 3 गुना से थोड़ा कम है ना, 2 गुना बोल सकते हैं, 2 गुना चल जाती है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता चल गया y कितना है, ये मीटर में है या, हाँ मीटर में है, और लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये कितना है मीटर में, 1 मीटर इक्वल टू कितना है, तो हमें 1 किलोमीटर इक्वल टू बनाना है, कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है 1000 मीटर, तो हमें इतने मीटर को कन्वर्ट करना है कि 7200 मीटर, तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, इतने किलोमीटर 1000 किलोमीटर, तो इतने मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें भी 7200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 से ये 20 डिवाइड हो गए, ठीक है, और 10 यहाँ आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर आ गया, मतलब 7.2 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो एक बार और देख सकते हो ये चीज़। तो 7.2 आ गया। देखो हमने क्या किया, हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा 1/1000 मीटर, ठीक है। तो हमें कितने किसका निकालना है 7200 का, तो 7200 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और 10 है तो 10 का डिवाइड करेंगे 72 को, तो 7.2 आ जाएगा। अब देखो ये ऐसे स्पीड निकालनी है हमें, तो 30 से डिवाइड कर दो, 32 जा 60। हमें पता है देखो हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड होते हैं, है ना। अब हमें पता है यदि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इक्वल टू 60 अपॉन 1 सेकंड, इतना आ जाएगा, 1 सेकंड इक्वल टू इतना। तो अब मिनट, तो अब हमें 30 सेकंड निकालना है, 30 सेकंड का 30 से डिवाइड कर दो, तो इतना हो जाएगा, कितना ये आ जाएगा 1/2 मिनट इक्वल टू 30 सेकंड इक्वल टू कितना होता है 1/2 मिनट, मतलब हाफ मिनट इक्वल टू 30 सेकंड आ गया। अब देखो अब हमें क्या आवर निकालना है, हमें पता है
1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो अब हमें क्या निकालना है कि 1 मिनट में इक्वल टू कितना होगा 1/60 आवर होगा। तो 1 मिनट की वैल्यू हमें कितनी बतानी 1/2 की बतानी है, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितनी आ गई ये 1/120 आ गई। तो ये भी तो वही उतनी आई है 1/120। तो अब यहाँ से 120 आ गया, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो। 7.2 इक्वल टू कितना आ गया, स्पीड निकालना है हमें, और ये टाइम कितना आ गया, इस फॉर्मूले से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू कितना इनटू मल्टीप्लाई में, ये लॉन्ग जरूर है क्वेश्चन पर बहुत ईजी है, एक बार अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से देखोगे तो। 7.2 s स्पीड निकालना है हमें, टाइम कितना आ गया है 1/120, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो स्पीड निकल के आ जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू आ गया 120 मल्टीप्लाई 7.2। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 72 कर दो, सीधे आंसर आएगा। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और 12 इंटू 7 84 आ जाएगा। 84 और 2 86, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 864 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। यदि फिर भी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे तो बन जाएगा। ओके, थैंक यू।